धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सोचो आखिर कब सोचेंगे। जी हां, सोचो आखिर कब सोचेंगे, ये लाइन आप लोगों ने खूब सुनी होगी। लेकिन जब से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, तब से ये लाइन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। ये लाइन इसलिए भी चर्चा का विषय बन गई है कि ईरान ने जो हमले इजराइल के ऊपर किए हैं, क्या उनको करने में देर लगा दी है। और पूरी दुनिया के वो लोग जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ बोलते तो बहुत हैं, बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलता है या उनके ऊपर ये वक्त आता है, तो वैसा करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं। मैं सीधे तौर पे बात करने जा रहा हूं खासकर चीन की। रूस तो कुछ करता हुआ दिखता भी है। तो इन दोनों पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे कि क्या ईरान ने जवाब देने में देर कर दी है, या जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ईरान कमजोर है, तो ईरान कमजोर नहीं है। और दूसरे, चाइना जो है, क्या वो सिर्फ धंधेबाजी करता रहेगा? जब दुनिया ही नहीं बचेगी तो किसके साथ फिर व्यापार करेगा? इन दोनों बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिर एक बार हैदराबाद के हॉस्पिटल से, क्योंकि मैडम हॉस्पिटल में हैं, कृष्णकांत जी यानी के जी सर, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मेरी दुआएं हैं मैडम जल्दी से बेहतर हो जाएं। उनको डेंगू हो गया, उनके प्लेटलेट गिर रही हैं और डॉक्टर ने आज तो डरा दिया था कह के ये कि उनको आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। आप बताएं कैसा है फिलहाल उनका स्वास्थ्य? ये सुधार है। सुबह में आईसीयू का उन्होंने सजेशन दिया था मेरे को, तो थोड़े से तो मतलब आश्चर्य हमें भी हुआ था, क्योंकि बेसिकली वॉमिटिंग जो नौशिया कहते हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने खाना बंद करके लिक्विड डाइट पे पूरी तरह रख दिया है वो ड्रिप से, और सुधार है सुबह से काफी। तो अब अभी भी हम लोग एक रूम जो हमें दिया गया उसमें हम लोग हैं, आईसीयू में नहीं शिफ्ट हुए हैं। और यहाँ के कर्मचारियों का, डॉक्टर से लेके नर्स सिस्टर जो भी है, उनका व्यवहार बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली यह दुनिया के हर मरीजों को मिलनी चाहिए, यह मैं चाहता हूं और यही हमारी कोशिश है। जी, आपका व्यवहार खुद इतना बढ़िया है सर कि वो लोग आपके व्यवहार को देखकर आपके साथ एक अच्छा व्यवहार ही करेंगे। लेकिन जज्बात जो आपके हैं और आपका हौसला जो है, उसको सलाम करना चाहिए कि इन हालात में भी जो देश और दुनिया की स्थितियां बनी हुई हैं, उस पर आप चर्चा करने के लिए थोड़ा वक्त निकाल लेते हैं, हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। इसके लिए फिर से एक बार मैं आपका शुक्रिया करता हूं और सीधे अपने मुद्दे पर आता हूं। मेरा सवाल ये है कि क्या ईरान ने जवाब देने में देरी कर दी? और हम लोग जो सोच रहे थे कि ईरान कमजोर है, तो ईरान कमजोर नहीं है सर? बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन का युद्ध हुआ, और यहाँ पे अभी भी इसको युद्ध ना कहें, ईरान और इजराइल के बीच वाला युद्ध का ही रूप है। और क्या होगा, इसलिए कि बॉर्डर पे इनकी फौज एक दूसरे के देश में नहीं घुस रही है, लेकिन मिसाइल और ड्रोन के मामले में तो यूं इस्तेमाल हो रहा है, इसका कहना मुश्किल है। इजराइल की तरफ से 2 राउंड हो गया, और ईरान की तरफ से पहले 200 ड्रोन्स आए, फिर 300 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल आए हैं। और इस बार उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से वैसे वैसे जगहों पर चुना है जहां संभवतः इजराइल को उम्मीद नहीं थी। और यह दूसरे मारने की क्षमता, हम जनरली इस्तेमाल इस शब्द का करते हैं कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी एटम बॉम्ब हमारे ऊपर आके मारता है तो हम तो बर्बाद होकर मार नहीं पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद ट्रायोड यानी तीसरे तरीके से समुद्र के अंदर में जो हमने लगा रखा है अपनी पनडुब्बियां, वहां से फिर अटैक होगा यदि उसने हमारी मेनलैंड को बंद कर दिया। तो यह जो आपने सवाल पूछा, यह मुझे भी थोड़ा आश्चर्य कर गया। मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि ईरान के पास इस तरह की सेकेंड कैपेबिलिटी होगी, जो इजराइल और अमेरिका 6 महीने से अधिक समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। बाइडेन से लेकर ट्रंप तक। एक लाइन ट्रंप के बारे में भी बोलूं कि ट्रंप का जो भी एक उन्होंने ऊपर मास्क लगाया हुआ था कि हम शांति चाहते हैं दुनिया में, वह बेनकाब हो चुके हैं, अच्छी तरह से बेनकाब हो गए यहां पे। और पता चला कि उन्होंने 300 से 400 के तकरीबन वो लॉन्ग रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल और अचूक निशाने वाले, इस पे लेके इजराइल बड़ा गर्व कर रहा था कि खास खास जगह पे उनके नेता को उस खिड़की के अंदर से जाके हमने मारा, वो सब उन्होंने दिया। तो सवाल आता है, मुख्य रूप से मैं आप और भी पूछ सकेंगे आगे, कि जो ईरान का सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आईएईए ने कहा था कि बर्बाद हो गया। पहले उन्होंने कहा था, आपको याद होगा आपने पूछा था
कि आईएईए ने कहा कि आप करेंगे तो पूरा बर्बाद नहीं कर पाओगे, वो बहुत वाइड और डीप है। और जब अटैक हुआ तो कहते हैं वो बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ यूरेनियम का वो रेज भी एक्सप्लोड हो रहे हैं, वहां से एक्सपोज हो रहे हैं और फैल रहे हैं। अब यह साफ नजर आया कि जी नहीं, आप उनको नहीं बर्बाद कर सके। और उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल जो मारे, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी थी, पिन पॉइंट जो मारने की क्षमता थी, और इन्होंने जगह में सबसे बड़ी चीज है क्या कि मोसाद और जो इनका इजराइल का हेडक्वार्टर है उसको एकदम नेस्तानाबूद कर दिया, जमीन से सटा दिया है। यदि पहली नजर में आप पिक्चर देखेंगे तो आप कहेंगे गाजा की स्थिति इजरायलियों ने कर दी है। जी नहीं, ईरान ने इजराइल के खास जगहों का कर दिया है। जी, मैं सवाल आपके उस शब्द पे ही उठाना चाहता हूं जो आपने कहा कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है, क्या जो हम लोग सोच रहे थे कि किसी भी देश के बड़े बड़े सेना के अधिकारी मार दिए जाएं और कुछ ही घंटों के भीतर दूसरे एक अधिकारियों। मिनट रुक जाते हैं वहां पे, हम 5 मिनट के बाद मैं आपको फोन करता हूं, डॉक्टर साहब है। अच्छा ठीक है, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि बीच में डॉक्टर आ गए थे इसलिए हमारी बातचीत रुक गई थी। तो सर आप कह रहे थे कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो ईरान ने दिखाई है वो बहुत ही शानदार है, लेकिन इसी के साथ मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। पहली पंक्ति के तमाम आपके सैन्य अधिकारी मार दिए जाते हैं, पूरे देश के अंदर क्या स्थिति रही होगी, मानसिक तौर पर भी जो तमाम राजनेता हैं उनकी भी क्या हालत रही होगी, और उसके बाद कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी देना और कुछ ही देर बाद ड्रोन से हमला कर देना और फिर रात में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से जबरदस्त हमला करना, क्या यह दिखाता है कि ईरान के पास लीडरशिप की कमी नहीं है? अगर एक जाएगा तो दूसरा पहले से तैयार है। यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी इंडिविजुअल लीडरशिप बनाम कलेक्टिव लीडरशिप। हमारे देश में देखें तो इंडिविजुअल लीडरशिप है। इंदिरा गांधी के समय में भी नारा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। यानी इंदिरा गांधी नहीं होंगे तो आगे कौन, यानी बिल्कुल उसके बाद से धाराशाही। और यह यदि हम देखें तो मैं नाम लेना चाहूंगा हमास का। हमास के इतने नेतृत्व को मार दिया गया, इसके बावजूद उनके रेसिस्टेंस, भले ही जहां तहां कमी आई हो, एक कलेक्टिव डिसीजन की कमी हुई हो, क्योंकि आपस में उनका बातचीत करना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर कुछ टैप हो रहा था, हर कुछ का इजराइल चेक कर रहा था। यहां पे जो इन्होंने दिखाया है बहुत बढ़िया है। केवल मिलिट्री लीडरशिप नहीं, मिलिट्री की तो एक हायरार्की होती है, ऊपर का 4-5 गया तो नीचे वाले फटाफट ले लेते हैं, नए लोग नहीं है उस स्तर के। यस, टाइम लगता है उस डिसीजन लेने में, क्योंकि उनको पॉलिटिकल लीडर से कांटेक्ट करना पड़ता है। एक ब्रिगेडियर यदि हमारे प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से बात करता है तो पहली बार या लाइफ में दूसरी बार जाता है, जबकि जनरल का आए दिन होते रहता है, खासकर युद्ध के दिनों में। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने इसको डेवलप किया है तो बहुत बढ़िया है। नंबर 2, इनके पॉलिटिकल लीडर को भी इन्होंने खत्म किया था, और उसके बावजूद भी इनकी समझ में यह नहीं आया कि जिस तरह से हमास के पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर को खत्म करने के बाद, हिजबुल्लाह को भी खत्म करने के बाद, ये लोग भी खड़े हो सकते हैं। इन्होंने सीखा हुआ है, कम से कम इस मामले में वो आगे आए हैं। और यहां पर मैं यह कहूंगा कि इजराइल ने जब पहली बार मारा और पूरी दुनिया को दिखाना शुरू किया कि हमने तबाह कर दिया, खत्म हो गया, ट्रंप तक से भी पूछा गया कि आप बात का आगे क्या करोगे। ट्रंप ने कहा था जिसको बात कर रहे थे वो तो मर गए, खत्म हो गए, अब बातचीत की बात खत्म हो गई। और इनडायरेक्टली अभी कहा कि पहले जो बातचीत चल रहा था वो दिखावा मात्र था। और इजराइल को झटका तब लगा जबकि वहां से 200 बैलिस्टिक मिसाइल लाके इसके उन बेसेस पे मार किए जहां F-15 F-35 थे, उन बेसेस पे मार की जहां इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर थे, उन जगहों पे मारा जहां पे इनको अंदाजा नहीं था, और ईश्वर मचा रहे कि सिविलियंस को मार दिया। मैं किसी भी सिविलियंस को, किसी भी मारपीट को मैं उस तरह से नहीं बढ़ावा देता हूं, लेकिन तुमने भी तो घुस के हर सिविलियन को गाजा से लेकर ईरान तक में मारा है और बर्बाद कर दिया है, बच्चों से लेकर औरतों तक। अपने ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा करते हो। ठीक है जी। खबरें ये भी चल रही हैं सर कि उस F-35 को ईरान ने मार डाला और एक इतिहास रच दिया है जिसको दुनिया अभी तक राडार से पकड़ भी नहीं पाती थी। लेकिन मैं इस पे बात नहीं करूंगा, इसके आधार पे बात करूंगा। यानी ईरान के अंदर क्षमता है
अगर ईरान के अंदर क्षमता है सर, तो क्या निर्णय लेने की क्षमता पहले नहीं थी? अगर पहले ईरान ने सही समय पर निर्णय ले लिया होता तो आज गाजा भी पूरी तरीके से बच गया होता, हिजबुल्ला भी बच गया होता, सीरिया में भी तख्ता पलटना होता, इराकी मिलिशिया को भी पीछे ना हटना पड़ता। और जो आज अंदरूनी तौर पर ईरान के अंदर एक राजनीति उभर रही है विरोध के तौर पर, वो भी ना उभर रही होती। और ये 21 महीनों के दौरान जो बड़ा कत्लेआम हुआ है गाजा के अंदर, वो भी ना हुआ होता। क्यों पहले कदम नहीं उठाया ईरान ने सर? आपके दूसरे वाले प्रश्न का जवाब तो मैं बारंबार कहता रहा हूं, मुझे भी आश्चर्य होता रहा है कि ईरान के खामेनेई ने उन्होंने खुलेआम इस चीज को रोक दिया कि भाई अभी हम नहीं लड़ेंगे, अपनी ताकत बनाएंगे। और अभी खुलासा हो रहा है कि इस मार की अमेरिका के साथ, चाहे बाइडेन रहा हो चाहे ट्रंप रहे हो, अभी पूरी की पूरी तैयारी नेतान्याहू की फौज कर रही थी। और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप रुके कि ना रुके हैं। एक अंग्रेजी में एक शब्द है फेरल डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, फेरल मतलब जंगली। वो शहरों में रहने के बाद किसी कारणवश मानवता से अलग चल जाता है और ये झुंड में रहते हैं अपने बचाने के। करते क्या है, बाइसन या भैंसे पर आक्रमण करते हैं तो भैंसा बहुत बड़ा होता है, वह तो शेर तक को भी उठा कर मार दे तो शेर भाग खड़ा होता है। ये कुत्ते उसके पीछे भागते हैं, कहीं से पीछे से लपका, कहीं कुछ हुआ, हो सकता है बाइसन के झुंड ने अटैक किया तो ये भागेंगे भी। लेकिन ये दोबारा तिबारा करीब हफ्तों भर तक ये आक्रमण करते रहते हैं, जबकि बाइसन का बच्चा या कोई दूसरा न दरकिनार हो जाए, फिर सामूहिक रूप से आक्रमण करते हैं। ये वैसे ही फेरल डॉग्स, या मैं कुत्ता गाली नहीं दे रहा हूं, इनकी टेक्निक की बात कर रहा हूं, जो कि अमेरिका, आईडीएफ और यूके के सब मिलके ये सब करते रहे हैं। और इस चीज को समझने में इराक का नेतृत्व, जो कि वह नेतृत्व दे रहा था पूरे हिजबुल्ला, हमास और सब रेसिस्टेंट फोर्सेस को, इसको समझने में असफल हो गया कि आज भले ही कितना भी यह संधि की बात कर रहे हो, फिर से मारेंगे तुम्हें। और ये लोग उसमें चूक गए। हाँ, जहां तक मिलिट्री की बात है, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि ईरान का केवल एटम बम बनाने की क्षमता नहीं, लॉन्ग रेंज मिसाइल, शिपिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड ड्रोन्स, इसकी तो प्रशंसा मैं हमेशा करते आ रहा हूं। भले ही नॉर्थ कोरिया और रशिया का हाथ हो, लेकिन ईरान इसमें काफी आगे है। जी, आप एक सवाल पिछले लगातार 1.5-2 साल से, जब से हम लोगों ने वैश्विक कल्चरल का बुलेटिन शुरू किया, उसमें उठाते रहे हैं कि इन लोगों को सामूहिक तौर पर लड़ना चाहिए था, एक साथ आके जो है इजराइल का सामना करना चाहिए था। वैसा हुआ नहीं, सब अपने अपने तरीके से करते रहे। क्या ये भी कमी रही? अगर सामूहिक तौर पर लड़े होते तो आज ये तबाही जो गाजा में देखने को मिलती है, वो ना देखने को मिलती। बिल्कुल सही कर रहे हैं। तब संभवतः पैलेस्टीन राज्य होता। इसके इस सामूहिक के साथ साथ मैं एक सवाल उठाऊंगा ब्रिक्स का। ब्रिक्स के बारे में कहते हैं, पुतिन ने भी कहा, शी ने भी कहा है कि ब्रिक्स में ताकत है कि अमेरिका के खिलाफ आर्थिक क्षेत्र में कम से कम डॉलर के खिलाफ यह खड़ा होगा। ब्रिक्स का क्या रोल चल रहा है कहना मुश्किल है। अभी उसके नेता हैं और उन्होंने धमकी दे दी है चीन, लिंडसे ग्राहम ने धमकी दी है चीन और भारत को कि तुम ज्यादा चीन करोगे, यदि कहीं से ईरान के रूस के पक्ष में जाते हो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे ऐसे ही अमेरिका तुम्हें घुसा हुआ और चीन अलग से लड़ नहीं रहा है। तो एक सामूहिक नेतृत्व जो था, उसके ना होने के पीछे ईरान का तो कारण ही है, कहीं ना कहीं से रूस का खुद लड़ते रहना और चीन का किनारे न्यूट्रल होने का दिखावा या वास्तव में होने की कोशिश करना। इसके बावजूद कि उसको समझ में आ रहा होगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वॉरफेयर हो गया तो चीन भी नहीं बचेगा। यह चीन, इसमें मैं हमेशा से क्रिटिसाइज करता रहा हूं और आज भी करूंगा कि रूस तो और नॉर्थ कोरिया तक आगे आ रहा है, चीन क्यों नहीं? चीन क्यों पीछे? केवल उसकी यूनाइटेड नेशंस में जाके, उसके सिक्योरिटी काउंसिल में जाके बड़ी बड़ी अच्छी भाषण दे रहे हो कि आपने हर अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ दिया। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अमेरिका और उसके नेटो और उसके ये जियोनिस्ट रिजिम कभी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन नहीं करते यदि उनके विरोध में जाए तो? जी, बिल्कुल सही बात है। यूएनएससी को मजाक सा बनाकर रख दिया। मैं तो कहता हूं बल्कि आज ये सब थिएटर बंद होना चाहिए। लेकिन वापिस चलते हैं चाइना पर ही। जब दुनिया ही नहीं बसेगी या बचेगी तो किसके साथ धंधा करेगा, कहां लेके जाएगा अपनी पूंजी को? क्या चाइना की समझ में नहीं आ रहा है, या वो भी जानता है कि भैया लोग लड़ेंगे, टूट फूट होगी, फिर मैं जाऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के नाम पर धंधा करूंगा? जहां तक चीन की बात है, उसके नेतृत्व की बात है, अभी भी वह कहीं ना कहीं से, कभी शी भी जो है
माओ त्से-तुंग का भी उदाहरण दे देते हैं, स्टालिन का भी दे देते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, एक हवा बनाए हुए कि 2050 में अचानक दिखा देंगे कि चीन के अंदर में किस तरह की समाजवादी क्रांति हो चुकी है, जो कि बिल्कुल मक्कारी है। वहां पे पूंजीवाद पूरी तरह से छाया हुआ है और वह अमेरिका को पीछे छोड़ने के चक्कर में, अपनी पूंजी को बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए। दूसरी तरफ उनको यह बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मुझे भी आश्चर्य की बात है। ताइवान तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है और 40-50 न्यूक्लियर बॉम्ब भी पावरफुल जो हिरोशिमा से भी होंगे, तो ना भी तो कम से कम 10 गुना ज्यादा होगा। तो 50 मतलब हिरोशिमा या नागासाकी वाले से तुलना करें तो 100 बम पूरे दुनिया में आते हैं, तो तुम्हारा वातावरण इतना खराब हो जाएगा पृथ्वी की कि तुम्हारी भी बैंड बज जाएगी। 6 महीने के अंदर में जो न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूं, कहने की आगे जरूरत नहीं है। वह आता है तो चाइनीज सभ्यता, चाइनीज पूंजी को कौन लेके जाएगा? तो हाँ, ये कोई व्यवस्था होती, गॉड ने बनाई होती कि भाई मरने के बाद तुम लोग अपनी अपनी पूंजी लेके आना, यहां भी धंधा करने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं आना चाहता हूं उन लोगों की तरफ जो रात दिन धर्म के नाम पर ज्यादा राजनीति करते रहते हैं। ईरान के साथ उम्मीद नहीं है कि अरब देश खड़े होंगे। रशिया जो है वो यूक्रेन में उलझा हुआ है। चाइना जो है वो अपने धंधे में बिजी है। तो क्या ईरान यहाँ बड़ी बड़ी ताकतों से, जबकि खबरें आ रही हैं कि इजराइल के साथ जो है अमेरिका पूरी तरह खड़ा हो गया, वो कह रहा है कि अगर उस पर हमला होगा तो हम उसको बचाएंगे। फ्रांस भी साथ आ गया और फ्रांस ने उस मीटिंग को भी रद्द कर दिया है जो फिलिस्तीन को राज्य बनाने के मुद्दे पर 3 दिनों तक यूएन में होने वाली थी, 17 से 20 जून के लिए। तो ऐसे हालात में क्या ईरान तनहा लड़ेगा? रूस अपनी लड़ाई वहां लड़ रहा है और चाइना धंधा करेगा और अरब के जो ये देश हैं ये हमेशा की तरह बैठकर तमाशबीन बने रहेंगे? चाइना की मजबूरी है कि ईरान से धंधा करते रहे, सस्ते दर पर संभवतः तेल मिल रहा है। और आपने ही सवाल को उठाया था कि रोड रेलवे लाइन जा रहा है और तेल के वो सामान लेके आ रहा है और इधर से बहुत सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जा रहे हैं वहां पे। तो वो करता रहेगा, उससे वो पीछे नहीं आएगा, क्योंकि वह रुक जाएगा तो फिर कोई मायने नहीं बनता है। उसका जो अंतरराष्ट्रीय आउटलुक है उसको कोई मानने बनता है। नॉर्थ कोरिया का रोल कहां है? वो बड़ा छुपके, बड़ा शांति से होता है, वह जारी है। यह नजर आ रहा है कुछ कुछ जगहों में ड्रोन का जो खास है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो है उसमें नॉर्थ कोरिया और रूस तक का भी हाथ नजर आता है। जहां तक इजराइल की बात है, आप तो वही देख ले कि पूरे मिडिल ईस्ट में यहां तक कि छोटे छोटे देश भी अपने देश का वो एयर स्पेस दे रहे हैं। इराक और खैर सीरिया तो खैर है ही अमेरिकी अंदर में, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। जोर्डान तक में भी वहां देख रहे हैं कि वहां से जो ईरानी वो आ रहे हैं आपके ड्रोन्स, उसको इजराइल का हेलीकॉप्टर जाकर उसको मार रहा है। और जोर्डान की पूरी रडार सिस्टम उसको मदद कर रही है, उसको हेल्प कर रही है। यानी जोर्डान जो है वह इजराइल का फॉर्ट बेस के रूप में काम कर रहा है। तो इस स्थिति को तोड़ने की जब बात होती है तो कहीं मैंने देखा, हालांकि मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, यहां तक कि हाँ मैं बता दूं, रशिया का इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी एक है एलिना पानीना उसकी डायरेक्टर है। वह कहती है बहुत ही सही ढंग में है कि कट कट के तिल तिल के मर रहा। हालांकि मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसा कहा, क्यों कहा कि किस तरह से अमेरिका का चेहरा नकाब ही नहीं हुआ, दिख रहा है साफ साफ कि वह पीछे से छुप के प्लान करते हैं। हमारी डिप्लोमेसी होती है कि हम शांति चाहते हैं, उनकी डिप्लोमेसी है कि युद्ध को और आगे जाके मारे। ईरान पे किया क्या? रूस के नेताओं को, अपने देश के नेताओं को बोल रही है क्या? रूस के नेताओं को, जिसमें नेचुरली पुतिन की बात कर रही हैं, लावरोव की बात कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि जो कुछ भी बातें चल रही हैं यूक्रेन के साथ वह कहीं से भी शांति के लिए है। और ऐसी हालत में तुम्हारे बीच अंदर मार रहे हैं तो तुम न्यूक्लियर बॉम्ब का लेकर क्या करोगे? कट कट के मरने से अच्छा है कि शांतिपूर्वक इज्जत से करो, जो बचेगा वो देखेगा दुनिया कैसा होगा। जी, मेरा सवाल फिर एक जो है मुझे लगता है अधूरा रह गया है, उसका जवाब मैं फिर से आपसे चाहता हूं। ईरान जो है, क्या रूस उसकी कोई हेल्प कर पाएगा? ठीक है, आपने बोला कि पिछले दरवाजे से नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, चाइना जो है वो अपना कारोबार कर रहा है, या ईरान जो है उसे भी पता है कि उसे अकेले ही लड़ना है और ये अब आर पार की लड़ाई है और इस बार वो रुकने वाला नहीं है? यदि पुतिन चाहे तो आपके सवाल का जवाब है हाँ। पुतिन की बात नेतान्याहू से भी हुई है, संभवतः यहाँ के पेजिशकियन या जो भी है उनसे भी बातें हुई हैं। वह अमेरिकी और उनसे अब संपर्क में तो ही हैं
और ईरान के साथ रूस का मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक्ट है, एग्रीमेंट है, उस तरह का नहीं है जैसे नॉर्थ कोरिया का, लेकिन फिर भी है। तो क्या पुतिन चाहेंगे, कितने भी कड़े शब्दों में बोले हो, डांट दिया उन्होंने नेतान्याहू, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये लोग बड़े बेशर्म है, बिल्कुल फेरल डॉग की तरह है। इनके दिमाग में शर्म का जो जेनेटिक चीज है, मानवता का है, वो है ही नहीं। पुतिन खुलेआम कहे कि इसके आगे तुम अटैक करते हो तो हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे, हमारा यह जहाज, हमारा पनडुब्बी लेके जा रहा है, बात खत्म। बात तो वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन पुतिन ऐसा करने में क्यों असमर्थ है, वहां के लोग इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जो सिक्योरिटी के चीफ है वो बता रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। इस डायरेक्टर की मैंने बात की, वो बात कर रहे हैं, और बाकी अंदर से और भी बातें हो रही होंगी। पुतिन संभवतः इसके लिए नहीं तैयार हो पा रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं कहना बड़ा मुश्किल है। यह 3 साल से मैं यह तो प्रश्न मैं खुद ही उठा रहा हूं, जहां तक कि रूस के टेलीग्राम में जो बड़े बड़े लोग उनके पक्ष में भी, वो लोग या तो जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं कि पुतिन सही सोच रहे होंगे, या नहीं कहता है कि सोचते हैं। और वहां से भी सवाल उठता है कि आखिर हम क्यों और कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे, जब बिल्कुल गला आके घुटने लगेगा तब। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि सोचो आखिर कब सोचेंगे। और इसी के साथ मैंने खबर की शुरुआत की थी, और इसी के साथ मैं खबर का जो है मतलब इस बुलेटिन का जो है इख्तिताम करने जा रहा हूं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।